चलिए आज जरा समय में पीछे चलते हैं 19वीं सदी के भारत में, जहां एक ऐसी किताब लिखी गई जिसने सामाजिक क्रांति की चिंगारी को हवा दे दी। और ये कहानी आज भी उतनी ही जरूरी है। जरा सोचिए, साल है 1873। भारत में किताब छपती है और उसका पहला ही पन्ना एक ऐसा समर्पण है जो किसी को भी चौंका दे, जो उस समय के समाज में हलचल मचा दे। तो सवाल यही उठता है, एक भारतीय लेखक जो भारत की गुलामी पर लिख रहा है, वो अपनी किताब अमेरिका के लोगों को क्यों समर्पित कर रहा है? और इसी सवाल के जवाब में छिपी है इस किताब की पूरी कहानी। तो इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमें उस दौर में चलना होगा, उस माहौल को समझना होगा जिसमें यह क्रांतिकारी किताब गुलामगिरी लिखी गई थी। ये किताब लिखी थी ज्योतिबा फूले ने, और वो एक ऐसे समाज में जी रहे थे जो जन पर आधारित एक बहुत ही कठोर व्यवस्था, एक हायरार्की पर टिका था, जिसे हम जाति व्यवस्था कहते हैं। और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। देश की 75% से ज्यादा आबादी, जिन्हें शूद्र और अतिशूद्र कहा जाता था, उन्हें बुनियादी इंसानी हक तक नहीं दिए गए थे। मतलब न पढ़ने का अधिकार, ना ही सड़कों पर इज्जत से चलने की आजादी। और देखिए, ये सिर्फ किताबी बातें नहीं थीं। फुले ने इस जहर को, इस अपमान को खुद झेला था। ये घटना उनकी जिंदगी का एक टर्निंग पॉइंट बन गई, जिसने इस पूरी व्यवस्था के खिलाफ उनकी सोच को हमेशा के लिए बदल दिया। तो इस अनुभव के बाद फूले ने जो किताब लिखी, वो सिर्फ अपना दर्द बयां नहीं कर रही थी, वो तो इस पूरे सिस्टम की जड़ों पर हमला कर रही थी और एक छिपा हुआ इतिहास सामने ला रही थी। उस वक्त की पारंपरिक मान्यता ये थी कि भाई जाति व्यवस्था तो भगवान ने बनाई है, ब्राह्मण ब्रह्मा के मुख से आए हैं, शूद्र पैरों से। लेकिन फूले ने कहा, नहीं, ये सब इंसानों का बनाया हुआ है। ये विजेताओं का इतिहास है, जिन्होंने यहाँ के मूल निवासियों को हराया और उन्हें गुलाम बना लिया। उनके मुताबिक ये सारी पौराणिक कथाएं और धार्मिक कानून, ये सब भगवान की बातें नहीं थी, बल्कि ये तो विजेताओं के बनाए हुए हथियार थे, टूल्स थे, ताकि लोगों के दिमाग पर कब्जा करके उन्हें हमेशा के लिए गुलाम बनाकर रखा जा सके। और अपनी बात को साबित करने के लिए फूले ने उसी दौर के कानूनों का हवाला दिया। चलिए एक उदाहरण देखते हैं जो उन्होंने अपनी किताब में दिया है और जो उस दौर की सच्चाई को दिखाता है। सवाल था कि अगर कोई ब्राह्मण किसी शूद्र की हत्या कर दे, जो कि सबसे बड़ा अपराध है, तो उसे क्या सजा मिलेगी? और सजा थी एक कौवे, मेंढक या कुत्ते को मारने के बराबर। सोचिए, एक इंसान की जिंदगी की कीमत एक जानवर के बराबर कर दी गई थी। तो फूले का पूरा तर्क क्या था? संक्षेप में कहें तो जाति कोई दैवीय चीज नहीं, बल्कि गुलामी का एक सिस्टम है, और इस गुलामी को बनाए रखने के लिए कहानियां और कानून गढ़े गए। और यहीं पर वो अमेरिकन कनेक्शन बनता है जिससे हमने ये पूरी बातचीत शुरू की थी। फूले के लिए भारत की ये ब्राह्मणवादी गुलामी अमेरिका की उस गुलामी जैसी ही थी, जहां इंसानों को खरीदा और बेचा जाता था। लेकिन गुलामगिरी सिर्फ इतिहास की किताब नहीं थी, ये सिर्फ पुरानी बातें नहीं बता रही थी। असल में ये भविष्य के लिए एक कॉल टू एक्शन था, बदलाव के लिए एक पुकार। इसीलिए गुलामगिरी को सिर्फ किताब नहीं, बल्कि एक घोषणा पत्र, एक मैनिफेस्टो कहा जाता है, यानी दबे कुचले लोगों के हक की एक खुली सार्वजनिक घोषणा। इसे समझने के लिए हम इसकी तुलना कार्ल मार्क्स के कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो से कर सकते हैं। जैसे वो यूरोप के मजदूरों के हक की बात कर रहा था, ठीक उसी तरह गुलामगिरी भारत के शूद्र और अतिशूद्र समाज के अधिकारों की आवाज बन रही थी। और फूले ने किताब की भूमिका में अपना मकसद बिल्कुल साफ साफ लिखा था। उनका लक्ष्य था लोगों को वो वैचारिक हथियार देना, जिससे वो अपनी गुलामी को पहले समझें और फिर उससे लड़ने के लिए खुद को तैयार कर सकें। तो क्या ये विचार सिर्फ 1873 तक ही सीमित रह गए? क्या ये किताब इतिहास के पन्नों में खो गई? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। इसकी गूंज आज तक सुनाई देती है। देखिए, 1873 में ये किताब छपी और इसने जाति विरोधी आंदोलन की नींव रखी। फिर 1950 के दशक में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने फूले के इन्हीं विचारों को अपनी प्रेरणा बनाया। और यह सिलसिला रुका नहीं। 90 के दशक में राजनीतिक बहसों में इसका जिक्र हुआ, और आज भी ये किताब सामाजिक न्याय की हर लड़ाई में एक अहम दस्तावेज मानी जाती है। तो फुले के लिए आज़ादी का मतलब सिर्फ कानून बदलना नहीं था। उनके लिए असली आज़ादी थी दिमाग की आज़ादी। उनका मानना था कि जब तक लोग इन झूठे मिथकों और कहानियों पर यकीन करते रहेंगे, तब तक वो कभी भी असल में आज़ाद नहीं हो सकते। पहला कदम है शिक्षा। और फूले का यही विचार
मन को आज़ाद करने का विचार हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ता है। 150 साल पहले फूले ने धर्म और जाति की जंजीरों की बात की थी। जरा सोचिए, आज के दौर में ऐसी कौन सी मान्यताएं, कौन सी नई या पुरानी जंजीरें हैं जो समाज को आगे बढ़ने से रोक रही हैं?